हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे आई एंड IFS मॉड्यूल ए यूनिट 7 विच इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके पहले वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 6 यूनिट्स। आई एंड IFS की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर आपको सारे प्रीवियस सेशंस मिल जाएंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। And for all the GIB related updates, join our Telegram group. I have shared the link in the description box. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आपको पता होना चाहिए 1991 का वो समय था जब इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रही थी, क्योंकि हमारा क्या था, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा था इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट्स, जिससे इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसकी वजह से जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स थे उस पे बहुत ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा था। वो सिर्फ अब इतना ही हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स बाकी था कि हम नेक्स्ट 2 वीक्स के इंपोर्ट को और सस्टेन कर सके, उतना ही था। नेक्स्ट 2 वीक्स के इंपोर्ट को और मंगवा सके, बाकी हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो रहा था। तो उस केस में इंडिया ने क्या किया, अपना काफी हैवी टर्न्स ऑफ गोल्ड को प्लेज किया विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड, और फिर लोन्स वगैरह लिए, IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन्स लिए, बेल आउट पैकेजेस के लिए रिक्वेस्ट करी। बट ये सारी चीजें आई विद द हैवी कंडीशंस फ्रॉम IMF, जहां पर उसको अपनी इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने रहे। ओके, जिससे कि उसकी इकोनॉमी सस्टेन कर सके, आगे सस्टेनेबल इकोनॉमी बन सके। तो उन्हीं रिफॉर्म्स को हम लोग जो कहते हैं दैट इज LPG रिफॉर्म्स, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो 1991 में BOP क्राइसिस की वजह से, जहां पर उसका एक्सटर्नल डेट काफी ज्यादा इंडिया का बढ़ रहा था एंड इट वाज डिपेंडेंट on the heavy loans taken from the various multinational institutions like IMF, World Bank, तो ये सारे loans काफी strict conditions के साथ आए थे where India was required to introduce certain changes in its economy। तो उसी reforms को हम लोग economic reforms कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका L से लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, उस समय क्या था, बहुत सारा गवर्नमेंट का हैवी रेगुलेशंस था, काफी स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स थे ऑन द न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट। अगर कोई भी सेटअप कर रहा है, कि अगर उसको प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी एक्सपैंड करनी है, इवन ऑन द प्राइसिंग, तो उन सभी में क्या था, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस करती थी। उससे अब क्या हो रहा था, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो हैम्पर हो रही थी, वो डिलेड हो रही थी। तो लिबरलाइजेशन के अंदर में जो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, हर चीज के लिए गवर्नमेंट जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है उसको हटाया गया। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को इसके अंदर में क्या किया गया, एबॉलिश किया गया, जिससे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, बिजनेसेस है, वो फ्रीली अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने ऑपरेशनल डिसीजंस ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट एनवायरनमेंट, और हर चीज में गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट कंट्रोल की जरूरत नहीं रही इसके अंदर में, लिबरलाइजेशन के अंदर में। साथ में इंपोर्ट लाइसेंसिंग को भी हटाया गया, टैरिफ रेट्स कम किए गए। Okay, so liberalization was conceived with the idea that regulations imposed on the trade agreements must be relaxed in favor for the trade to thrive। एक तो डोमेस्टिक बिजनेसेस भी ग्रो हो सके, जिससे कि हैवी गवर्नमेंट रेगुलेशंस रिलैक्स हो सके, और साथ में जैसे इंपोर्ट लाइसेंसिंग भी हटाई गई, टैरिफ रेट्स कम किए गए, तो उससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड भी इसके अंदर में फिर बूस्ट होगा। Economic reforms include enhanced production capacity, abolition of government industrial licensing, liberty to import the goods। तो जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन कैपेसिटी इनहांस हुई, क्योंकि हर चीज में पहले क्या था, गवर्नमेंट रेगुलेशंस थी, हर चीज में लाइसेंसिंग परमिशन की रिक्वायरमेंट थी। ओके, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश किया गया, साथ में इंपोर्ट लाइसेंसिंग को फेस डाउन किया गया, टैरिफ रेट्स कम किए गए। सो इट प्रोवाइड्स मोर लिबर्टी टू इंपोर्ट द गुड्स। ओके, नेक्स्ट रिफॉर्म वाज टेकन दैट वाज प्राइवेटाइजेशन, जहां पर बहुत सारे सेक्टर्स जिसमें कि गवर्नमेंट की ही मोनोपोली थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, उनको ओपन अप किए गए फॉर द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जिनमें कि आपका आ जाता है जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आपका माइनिंग, मिनरल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ओके, हैवी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो इन सब में क्या थी, एक तरीके से स्टेट मोनोपोली थी। ओके, ये सारे सेक्टर्स क्या थे, रेस्ट्रिक्टेड थे टू द स्टेट एंटिटीज, तो इन सबको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप किया गया। अब क्या था, बहुत सारे PSUs थे जो कि लॉस मेकिंग PSUs थे,
ठीक है, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने फिर क्या है, अपना स्टेक, इक्विटी स्टेक सेल किया टू द पब्लिक, टू द प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, कि उनमें और बेटर मैनेजमेंट हो सके और बेटर उनके ऑपरेशंस रन हो सके। सो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग प्राइवेट सेक्टर मोर अपॉर्चुनिटीज टू ओवरसी वेरियस सर्विसेज while limiting the role of public sector। अब जैसे जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर थे, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे ऑपरेशंस, दे वर स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट जो कई सारे सेक्टर जैसे मैंने बताया, टेलीकॉम, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ओपन किए गए फॉर द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। साथ में जो लॉस मेकिंग पीएसयूज है उनको भी गवर्नमेंट ने क्या है, अपना स्टेक सेल किया, ओके, तो उनको भी open up किया गया for the private entities। So privatization introduced in India as a part of reform invited more and more foreign participation and FDI flow, providing healthy competition to the Indian goods। So इसमें अब जैसे इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप भी किया गया फॉर द फॉरेन सेक्टर पार्टिसिपेशन, तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया में आ सके, ओके, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया फॉर इंटरनेशनल बॉर्डर से नए गुड्स वगैरह फ्लो हो सके, तो जिससे कि डोमेस्टिक गुड्स को एक हेल्दी कंपटीशन मिला, जिससे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो भी गुड क्वालिटी ऑफ गुड सर्विसेज प्रोवाइड करे टू द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन, विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को और ओपन अप किया गया, जिसमें कि रूल्स है, रिलैक्सेशंस, उनमें कुछ रिलैक्सेशंस किया गया रूल्स रेगुलेशंस में, जिससे कि फॉरेन ट्रेड बढ़ सके, ओके, और ज्यादा एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, ओके, इंडिया में नए गुड्स फ्लो हो सके, न्यू टेक्नोलॉजी आ सके, R&D हो सके। So it encourages FDI and international trade with various countries. Due to various globalization policies, India could be able to attract foreign capital, technology, knowledge to boost its domestic capacity। जैसे कि पहले पूरा फॉरेन सेक्टर इनको रेगुलेट करता था, ओके, तो इसमें पहले आपका एक्ट था, फेरा एक्ट, ओके, फिर उसको रिप्लेस किया गया विद द फेमा एक्ट। अब फेरा में वही था जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, उसमें रूल्स रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट थे, सो इट वाज हैम्परिंग इंटरनेशनल ट्रेड, बट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को काफी लीनियंट किया गया, जिससे कि फॉरेक्स मार्केट्स भी डेवलप और ग्रो कर सके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सो अब बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की रिक्वायरमेंट थी, उनको भी, अब जो बहुत सारे बैंक्स थे उनकी बैलेंस शीट बहुत ही खराब थी, बहुत ज्यादा उनको क्या था, रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते थे, हैवी रिजर्व्स, जिनकी वजह से उनके पास जो फंड्स रहते थे जिनको कि वो लेंड कर सके और इंटरेस्ट अर्न कर सके, वो कम होते थे। तो इसमें पहले तो कमिटी बैठाई गई, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए कि किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाया जाए, फिर हम देखेंगे उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। So first, the government of India appointed high-level committee, that was the Committee on Financial System under the chairmanship of M. Narasimhan। So M. Narasimhan ने हेड करी उस कमिटी को, जो फर्स्ट कमिटी आपकी सेटअप हुई 1991 में, ओके, उस कमिटी का नाम याद रखिएगा, दैट वाज द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम। तो पहले हम लोग देखेंगे नरसिम्हम कमिटी जो फर्स्ट थी, उनके क्या रिकमेंडेशंस थे। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 4-tier hierarchy for the banking structure with 3 to 4 large banks at the top and at the bottom the rural banks। तो इन्होंने कहा बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, 4 tier होना चाहिए, मतलब टॉप टीयर पे आपकी कौन सी रहेंगी, इंटरनेशनल बैंक्स जैसे ऑपरेट करेंगे, एकदम लार्ज बैंक्स हो गई, ओके, तो दे वुड ऑपरेट एज एन इंटरनेशनल बैंक, तो एकदम लार्ज बैंक्स टॉप टीयर में रखी जाए। फिर सेकेंड टीयर्स में आपकी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह आ जाएंगी, जिनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, जो नेशनल रीजनल नीड्स को, कॉर्पोरेट नीड्स को फुलफिल कर सके। थर्ड पे अदर बैंक्स आ जाएंगे विच आर हैविंग द रीजनल फोकस, रीजनल, ओके, लोकल एरिया बैंक्स वगैरह आ सकती है इसमें, ओके, उस टाइप की बैंक्स आ गई जो कि रीजनल नीड्स को फुलफिल करे। और फोर्थ पे आपकी जो रूरल बैंक्स आ जाएंगी, जो कि रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर, उनको स्पेसिफिकली उनकी नीड्स को केटर करे। तो इस तरीके से उन्होंने रेकमेंड किया कि बैंकिंग स्ट्रक्चर में हमें 4-tier हायरार्की की जरूरत है, जिसमें एकदम टॉप पे एकदम लार्ज बैंक्स रहेंगी और एकदम बॉटम पे आपकी रूरल बैंक्स रहेंगी। सेकेंड रिकमेंडेशन था, दैट वाज रिगार्डिंग द सुपरवाइजरी फंक्शन ओवर द बैंक्स एंड एफआईज टू बी असाइंड टू अ क्वाजी ऑटोनोमस बॉडी स्पॉन्सर्ड बाय आरबीआई।
तो अब जैसे आरबीआई आपको पता है इट इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स, तो इसमें उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी बॉडी तो अपना सुपरविजन मेंटेन करेंगी, बट साथ में एक इंडिपेंडेंट आपकी एक काजी ऑटोनॉमस बॉडी आ जाएगी विच वुड बी स्पॉन्सर्ड बाय द आरबीआई। ओके, जो कि मतलब ये पूरा देखेगी, जिससे क्या होगा, एक डेडिकेटेड एक आपकी बॉडी रहेगी जो पूरा सुपरवाइजरी देख सकेगी ओवर द बैंक्स। ओके, तो जल्दी क्या होंगे, क्विक डिसीजंस हो पाएंगे और अच्छे से स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग वगैरह हो पाएगी। थर्ड रिकमेंडेशन था दैट वाज अ फेस्ड रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जैसे आपको पता है बैंक्स को रिजर्व्स मेंटेन करने रहते हैं एसएलआर सीआरआर के फॉर्म में। एसएलआर में उनको कुछ जो भी परसेंटेज होता है जो आरबीआई बताता है ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उतना परसेंटेज उनको रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो उस समय जो एसएलआर रेशियो था वो काफी हाई था, अराउंड 33%। तो इन्होंने रेकमेंड किया कि भाई उस रेशियो को कम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इतना हाई रेशियो रहेगा तो बैंक्स के पास फिर फंड की कमी हो जाएगी विच दे कुड फर्दर लेंड इन द मार्केट। तो अगर बैंक लोन्स ही नहीं दे पाएगी तो बैंक इंटरेस्ट इनकम नहीं अर्न कर पाएगी, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, इससे कम होगी, तो वो और वीक होती जाएगी। तो रिजर्व्स को कम करने की जरूरत है। फेस्ड अचीवमेंट ऑफ 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो सीएआर क्या हो, कम से कम 8% होना जरूरी है। सीएआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड असेट्स। रिस्क वेटेड असेट्स क्या होते हैं, बैंक्स के लोन्स होते हैं। तो अब हर लोन इक्वल रिस्क वेट नहीं कैरी कर सकता, जो रिस्कियर है उस पे हायर रिस्क वेट रहेगा। ओके, सो इन्होंने कहा जो सीएआर है वो कम से कम 8% होना चाहिए, जिससे बैंक्स के पास इनफ कैपिटल हो कि वो अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सके, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। एबोलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो जहां पर उन्होंने कहा कि बैंक्स को भाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। ओके, जहां पर बैंक्स डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर उनको कॉमर्शियली वाइबल है, वहां पे वो ब्रांचेस ओपन कर सके विदाउट हैविंग टू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर ओपनिंग एवरी ब्रांच। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो जैसे कि जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स है उनको फॉलो किया जाए फॉर द रिकॉग्निशन एंड द असेट क्लासिफिकेशंस। तो अब जैसे आईरेक नॉर्म्स है उनको फॉलो किया जाता है। एनपीए 1 आपका, जैसे अगर आपका 30 डेज तक नहीं आया लोन तो एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2 एनपीए। तो उस तरीके से प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स हो, उसके लिए इन्होंने रेकमेंड किया। देन नेक्स्ट रेगुलेशन था रिगार्डिंग द डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स पहले कौन एडमिनिस्टर करता था, सो दे वर बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय आरबीआई। तो उन्होंने यही कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है उनको डीरेगुलेट किया जाए और बैंक्स को डिस्क्रिशन दिया जाए कि वो डिसाइड कर सकती है क्या इंटरेस्ट वो प्रोवाइड करना चाहती है टू द डिपॉजिटर्स और क्या इंटरेस्ट वो चार्ज करना चाहती है ऑन द लोन्स एंड एडवांसेस। तो अब जो इंटरेस्ट रेट्स है दे हैव बीन डी एडमिनिस्टर्ड। अब जो बैंक्स है, इंडिविजुअल बैंक्स, वो ही डिसाइड करती है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट्स। Then setting up of asset reconstruction fund to take over a portion of the stressed asset loan portfolio of banks। अब बहुत सारे बैंक्स की बैलेंस शीट क्या हो रही थी, वीक हो रही थी, बहुत ज्यादा हैवी एनपीएस था, उससे उनकी बैलेंस शीट पे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा था। ठीक है, काफी हैवी प्रोविजनिंग करने की जरूरत हो रही थी। ओके, तो इसमें उन्होंने कहा एक सेपरेट हमें एक एंटिटी की जरूरत है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड्स वगैरह बनाए जाए। ओके, बाद में इसीलिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आई जो कि जो बैड लोन है वो टेक ओवर करती है बैंक्स का, जिससे उनकी बैलेंस शीट क्या है, क्लीन हो जाए और बैंक्स फिर अपना जो सारा ध्यान है वो लगा सके ऑन द इम्प्रूविंग देयर बिजनेसेस और ज्यादा बिजनेस लाने में, rather देन जस्ट रिकवरिंग द एनपीएस। So now based on the above listed recommendations of Narsimham committee, government implemented the following measures। तो कौन कौन से measures गवर्नमेंट ने फाइनली implement करे based on the Narsimham 1 committee ने जो recommendations दिए वो देखेंगे। So first was regarding lowering the SLR and CRR। तो इन्होंने जैसे कहा था कि भाई जो रिजर्व्स है बहुत ज्यादा हाई थे तो उन रेशियोज को फेस्ड मैनर में कम किया जाए, तो इसमें ये स्टेप लिया गया। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को स्टेजेस में रिड्यूस किया गया फ्रॉम 38.5% इन 1991 टू 25% इन 1997। अब उसको 18% तक आ गया है वो, तो इसको रिड्यूस किया जाए जिससे कि बैंक्स के पास इनफ कैश हो, ओके, इनफ फंड्स हो जिसको कि वो लेंड कर सके या इन्वेस्ट कर सके डिफरेंट एसेट्स में।
कैश रिजर्व रेशियो को भी ब्रॉट डाउन किया गया फ्रॉम 15% इन 1991 टू 4.1% इन जून 2003। तो सीआरआर और एसएलआर रेशियोज को कम किया गया। नेक्स्ट वाज रिगार्डिंग प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो यहाँ पर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ जो असेट्स, इनकम क्लासिफिकेशन, उनकी बात की गई, तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया जिससे जो बैंक्स की बुक्स है वो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन उनकी रिफ्लेक्ट कर सके और प्रॉपर एसेट क्लासिफिकेशन वगैरह हो। कैपिटल एडुकेसी रेशियो में 1992 आरबीआई देन फिक्स्ड कैपिटल एडुकेसी रेशियो ऑफ 8%, and by March 1996 all the public sector banks had attained this ratio of 8%। तो सीएआर जैसे उन्होंने रेकमेंड किया था कि कम से कम 8% मिनिमम होना चाहिए बैंक्स का, तो आरबीआई ने इसी के चलते ये इंप्लीमेंट किया कि भाई 8% उन्होंने कहा कि भाई हर बैंक्स को अचीव करना है, और 1996 तक बैंक्स ने 8% का सीएआर अटेन कर लिया था। तो उससे क्या होगा कि भाई स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस रहेगा बैंक्स का, तभी वो क्या होगा, लॉसेस को एब्जॉर्ब कर पाएगी और फर्दर डिसीजंस ले पाएंगी। नेक्स्ट है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो सिंस 1992 इंटरेस्ट रेट्स को फ्री कर दिया गया इन द स्टेजेस बोथ फॉर द डिपॉजिट्स एज वेल एज फॉर द एडवांसेस। तो अब बैंक्स इंडिविजुअली डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इंटरेस्ट रेट वो डिपॉजिटर्स को देना चाहती है ऑन देयर एफडीज एंड ऑल, और क्या इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करना चाहती है ऑन द लोन्स एडवांसेस। नेक्स्ट है रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ डेट्स। तो इसमें गवर्नमेंट ने रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड एफआई एक्ट, ये एक्ट को पास किया गया जिसके अंदर में आपके डीआरटी जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है वो सेटअप हुए, जिससे कि जो काफी डेट्स है जो कि ड्यू है, ओके, बैंक्स ने जो लोन्स दिया है और कस्टमर ने लोन नहीं रीपे किया, तो उसका रेजोल्यूशन ज्यादा स्पीडियर वे में हो सके अंडर द डीआरटी, तो उनको सेटअप किया गया। डीआरटी जो केसेस डील करती है दैट आर 20 lakhs एंड अबव के केसेस डील करती है, जहां पर डेट ड्यू 20 lakhs एंड अबव है। नेक्स्ट है कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो जैसे अब नेशनलाइजेशन तो 1969 में पहला किया ही गया था, जहां पर आपके 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। फिर 1980 में सेकेंड फेज हुआ, अदर 6 बैंक्स को किया गया। सो इसके अंदर में और नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाइसेंस दिए गए, वो उन्होंने फंक्शनिंग स्टार्ट करी। ओके, access to capital market. So here the banking companies acquisition and transfer of undertaking act was amended in order to enable the bank to raise the capital through the public issues। तो अब बैंक्स क्या है, वो कैपिटल मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं, वो लोग फंड रेज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देयर शेयर्स टू द पब्लिक। तो इसके अंदर में बैंक्स क्या है और फंड रेज कर सकते हैं by providing their equity, by selling their equity stake to the public, by providing the shares rather than just depending upon the loans and the debts। तो बट इसमें एक कंडीशन ये रखी गई कि फिर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग है दैट शैल नॉट फॉल बिलो 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, जिससे मेजर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है गवर्नमेंट का ही रह सके। Freedom of operation, scheduled commercial banks were given freedom to open new branches, upgrade their extension counters। तो जैसा उनको फाइनेंशियल कमर्शियल वाइबिलिटी लगता है, जैसे मार्केट की डिमांड है, ओके, उस हिसाब से वो अपने न्यू ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, एक्सटेंशन काउंटर्स अपग्रेड कर सकते हैं आफ्टर अटेनिंग द रिक्वायर्ड सीएआर एंड अधेरिंग टू प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स। तो ये कब कर सकते हैं, एक तो जो 8% का सीएआर नॉर्म वो फुलफिल होना चाहिए, और जो प्रॉपर अकाउंटिंग नॉर्म्स है उनको फुलफिल करना है बाय मेंटेनिंग देयर फाइनेंशियल बैलेंस शीट एंड ऑल। नेक्स्ट है लोकल एरिया बैंक्स। तो 1996 में आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी फॉर सेटिंग अप लोकल एरिया बैंक्स। इट हैज गिवन अप्रूवल फॉर सेटिंग अप 7 लोकल एरिया बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर। अब हार्डली 2 या 3 लोकल एरिया बैंक्स ही है, 3 बैंक्स विच आर ऑपरेटिंग, बाकी सबके लाइसेंस अब लिए जा चुके हैं अगर करेंटली बात करें। सो इनको सेटअप किया गया जिससे लोकल नीड्स है वो फुलफिल हो सके। Then supervision of commercial banks. So RBI set up the board for financial supervision with the advisory council to strengthen the supervision of banks. In 1993, RBI established a new department known as Department of Supervision as an independent unit of supervision of commercial banks. So banks के ऊपर strict supervision हो, proper close monitoring हो, उसके लिए BFS बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन स्टैब्लिश किया गया, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन भी एक इंडिपेंडेंट यूनिट एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट सेटअप किया गया। तो ये था हमारा फर्स्ट नरसिम्हम वन कमिटी, जिसके हमने देखे क्या रिकमेंडेशंस थे और क्या इसके बाद डिफरेंट स्टेप्स लिए गए।
फिर सेकंड कमिटी आपकी बनी नरसिम्हम कमिटी 2 जो कि 1997 में बनी। तो अब हम लोग इसके रिकमेंडेशंस देखेंगे। इनको भी अगेन इट वाज चेयर्ड बाय द श्री एम नरसिम्हम, और इस कमिटी को बोला गया कमिटी ऑन बैंकिंग, या पूरा नाम कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। पहला था कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, से कमिटी ऑन बैंकिंग नाम से जाना गया। इनके क्या रिकमेंडेशंस थे वो देखेंगे। So first, it recommended the strengthening of banks in India. It recommended merger of strong banks, which could have a multiplier effect on the industry. तो इन्होंने merger की बात करी कि जिससे कुछ ही बैंक्स हो इंडिया में, बट वो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हो, जिनका लार्जर कैपिटल बेस हो, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा सके। ओके, तो मर्जर ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक्स की बात करी। सेकेंड, इन्होंने नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट की बात करी। इन्होंने नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट किसके लिए बोला? जो वीक बैंक्स है, तो वो उनके रिहैबिलिटेशन के लिए बोला कि जो वीक बैंक्स है वो सिर्फ फंड्स प्लेस कर सके अपना, एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सके, और जो रिस्क फ्री एसेट्स है जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ट्रेजरी बिल्स है, इन सब में इन्वेस्टमेंट्स कर सके, और जो अपना लेंडिंग भी दे रहे हैं, ओके, अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म और रिस्क फ्री मैनर में करे, जिससे कि एक तो एनपीए उनके ना बढ़े, ओके, और वो वापस से वाइबल हो सके, फाइनेंशियली वाइबल। नेक्स्ट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो इस सेकंड कमिटी ने रेकमेंड किया कि जो मिनिमम सीएआर है इट शुड बी इंक्रीज टू 9%। फर्स्ट कमिटी ने 8% कहा था, याद रखिए। सेकंड कमिटी ने कहा कि सीएआर अब 9% करने की जरूरत है, जहां पे आपका टीयर 1 कैपिटल 7% और टीयर 2 2%। ओके, तो इतना मिनिमम क्या है, सीआर रेशियो बढ़ाकर 9% होना चाहिए बैंक्स का। बैंक ओनरशिप की बात करी, द कमिटी रेकमेंडेड अ रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक सो एज टू इनेबल देम टू अडॉप्ट प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। तो बैंक और अच्छे से ऑपरेशंस उनके रन कर सके, एफिशिएंटली रन कर सके, तो वहां पर इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ बैंक्स, ओके, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके, ओके, प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज वगैरह अडॉप्ट कर सके रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिगार्डिंग द डिसीजंस दैट दे आर टेकिंग। देन रिव्यूइंग द बैंकिंग लाइसेंस। देन उन्होंने ये कहा कि भाई जो बैंकिंग एक्ट्स हैं, जो ओके बैंकिंग जो लॉज है उनमें अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सो जैसे जो बैंकिंग इंडस्ट्री को लॉज गवर्न करते हैं, लाइक आरबीआई एक्ट, बीआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसबीआई एक्ट, बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट, तो उन सब में रिक्वायर्ड चेंजेस लाने की जरूरत है। ओके, तो वो इन्होंने रेकमेंड किया। अब देखते हैं अब मेजर रिफॉर्म्स फिर क्या आगे लिए गए। सो पहला था प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स, जिसमें मेजर फोकस था ऑन नॉन परफॉर्मिंग असेट, जहां पर फोकस दिया गया कि किस तरीके से बैंक्स के एनपीएस को कम से कम किया जाए, उनकी बैलेंस शीट को क्लीन किया जाए। ओके, ऐसे जगह पे लोन लिया, जैसे अगर लोन दे रही है तो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करके लोन दे, जिससे एनपीएस कम से कम हो। कैपिटल एडुकेसी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस हो बैंक्स का, जिससे कि वो इजिली लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो जैसे 9% सीआर रेकमेंड किया गया था, तो वो इधर फोकस दिया गया। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस। अब बैंक्स का मेजर फोकस क्या था? पहले डिपॉजिट लेना और लोन्स देना, तो यहाँ पर फोकस किया गया कि जो अब ऑपरेशन है उनको डाइवर्सिफाई किया जाए। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, वो सब भी बैंक सेल कर सके, जिससे फी इनकम अर्न कर सके। ओके, तो इंश्योरेंस बिजनेसेस, म्यूचुअल फंड्स, ये सब सेल कर सके। डिपॉजिटरीज, डीमैट अकाउंट्स वगैरह लोग ओपन करवा सके। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, ओके, वो भी बैंक प्रोवाइड करे, जिससे बैंक बिसाइड्स इंटरेस्ट इनकम, फी बेस्ड इनकम भी अर्न कर सके। Next are supervisory reforms, where the establishment of board for financial supervision as an apex supervisory authority for the commercial bank, financial institutions and NBFC. तो यहाँ पर अगेन बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन एस्टैब्लिश किया गया एज एन अपेक्स सुपरवाइजरी अथॉरिटी, जो कि सारा मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा द एक्टिविटीज ऑफ दीज रेगुलेटेड एंटिटीज। देन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैमल सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम। कैमल का फुल फॉर्म है कैपिटल एडुकेसी, असेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी, द ट्रांजिशन टू रिस्क बेस्ड सुपरविजन। तो सुपरविजन और ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए कैमल रिस्क बेस्ड सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, जो बेसल ने रिकमेंड किया था। ओके, जिससे बैंक्स का देखा जा सके भाई उनका कितना कैपिटल एडुकेसी है कि नहीं, एसेट क्वालिटी, जो लोन्स एडवांसेस है वो कितने ज्यादा रिस्क फ्री है या स्ट्रॉन्ग एसेट बेस है,
उनका जो मैनेजमेंट है वो कितने अच्छे डिसीजंस ले पा रहा है, ऑपरेशंस को रन कर पा रहा है, बैंक्स की अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितना लिक्विड एसेट्स है बैंक्स के पास जो इजिली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, कितने स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कितने लिक्विड एसेट्स है, तो लिक्विडिटी। और एस से ऑफ कोर्स सुपरविजन। Then competition reforms were taken. So government extended public sector bank operational autonomy and lowered the public ownership in such a banks through reforms measures that allowed them to obtain the capital from stock market up to 49% of paid up capital. So operational autonomy मतलब operational independence पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिया गया जिससे वो और एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को रन कर सके। ओके और कैपिटल मार्केट से कितना आपका 49% तक का वो स्टेक सेल कर सके, मतलब स्टेक नहीं सेल कर सके, हाँ मतलब फंड रेज कर सके। ओके प्राइवेट इंटरनेशनल बैंक्स हैव बीन परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ कंपटीशन, ग्रेटर चॉइस, जिससे कस्टमर के पास भी ज्यादा चॉइस हो रिगार्डिंग द बैंकिंग और साथ में कंपटीशन, एक अच्छा कंपटीशन आ सके जिससे कि बाकी बैंक्स भी अपने सर्विसेज लेवल को इम्प्रूव करे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को परमिशन दी गई इन द फाइनेंशियल सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। देन मार्केट रिफॉर्म्स लिए गए जहां पर रिमूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट्स मेजर, जो कि इंटरेस्ट रेट्स पहले आरबीआई एडमिनिस्टर कर रही थी, उनको रिमूव किया गया, इंटरेस्ट रेट्स डीरेगुलेट किए गए, सीआरआर एसएलआर रेट्स में और फर्दर रिडक्शन लाया गया फ्रॉम द प्रीवियस लेवल, एडॉक ट्रेजरी बिल्स को डिसकंटिन्यू किया गया एंड मार्केट डिसाइडेड प्राइसिंग वर देयर फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जैसी डिमांड है मार्केट में उस हिसाब से फिर तो ट्रेजरी बिल्स की प्राइसिंग की गई, उनके ईल्ड्स को डिसाइड किया गया। देन इंस्टीट्यूशनल लीगल रिफॉर्म्स लिए गए जहां पर लोक अदालत को सेटअप किया गया एज द पीपल कोर्ट्स, जो कि एक स्पीडियर चीपर वे है फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स। लोक अदालत है वो नाउ अप टू 20 लाख तक के केसेस को डील करता है, पहले 10 लाख तक का इसका थ्रेशोल्ड था, ये 20 लाख तक के केसेस को डील करता है। ओके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स इनको जैसे सेटअप किया गया था जो अगेन 20 लाख एंड अबव के केसेस डील करता है, तो जो बैंक्स के डेट्स ड्यूज है ओके वो टाइम भी रिजॉल्व हो सके। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेटअप किया गया जो बैंक्स के जो एनपीएज है उनको टेक ओवर कर सके। ओके सेटलमेंट एडवाइजरी कमिटीज को सेटअप किया गया। ओके कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म्स वर अडॉप्टेड और टू फैसिलिटेट फास्टर रिकवरी एंड रिस्ट्रक्चरिंग, सो प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग हो सके और फास्टर रिकवरी ऑफ डेट्स हो सके, उनके लिए ये सब सेटअप किए गए। सरफेसी एक्ट इनैक्ट किया गया, अडॉप्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो ये इसका फुल फॉर्म है। सरफेसी एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि उस समय बैंक्स के एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और फिर क्या हो रहा था, अब हर एक केस के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था। तो यहाँ पर सरफेसी एक्ट में अब जिसमें भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर बैंक का क्रिएट है, चार्ज क्रिएट है असेट्स पे, तो उसको बैंक क्या है अपने पोजेशन में लेकर सेल कर सकती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो नाउ इट गिव्स अ पावर टू द बैंक टू टेक द पोजेशन ऑफ द असेट्स ऑन विच दे हैव द चार्ज क्रिएटेड विदाउट गोइंग टू कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट की हियरिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था जिससे कि रिकवरी प्रोसेस में काफी ज्यादा डिले हो जाता था, उससे बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इसीलिए सरफेसी एक्ट लाया गया। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन द डिफॉल्टर्स एंड अदर बोरोवर्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो सेटअप किया गया जहां से अगर कोई डिफॉल्टर्स हैं ओके उनकी इंफॉर्मेशन बैंक शेयर करती है तो वो उनकी वहां पर सेंट्रलाइज डेटाबेस जैसे तरीके से आप मान लो काम कर सकता है ये, तो वहां पर रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाती है बैंक्स को, तो अदर बैंक्स उनको लोन्स ना प्रोवाइड करे। Establishment of CCIL, Clearing Corporation of India, to act as a central counterparty in the payment settlement system. So it was set up as a central counterparty in the payment settlement system of जैसे government securities है उनमें buying selling हो रही है, so it ensures that the securities है वो transfer होगी और जो payment है okay वो transfer होगा, so there would be a proper settlement. Banking ombudsman scheme लाई गई in 1995 okay जिससे कि जो भी कस्टमर्स को अगर ग्रीवियांसेस है अगेंस्ट द बैंक्स, तो बैंक्स को यहाँ पे 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टू द कस्टमर्स। कस्टमर अगर अनसेटिस्फाइड है तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर में आरबीआई ओम्बड्समैन के अंदर में क्या है कंप्लेन कर सकता है ओके विच हेल्प देम टू रिजॉल्व द ग्रीवियांसेस।
इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड फिर लाया गया 2016 में, ओके, जिससे कि जो बड़े जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है वो इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में आपका डीआरटीज और एनसीएलटी सेटअप किए गए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, जो अगेन जो आपके इंसॉल्वेंसी के केसेस है उनको टाइमली डील कर सके, जिसमें एक टाइम बाउंड मैनर में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हो सके, उसमें टाइम पीरियड रखा गया 180 डेज, ओके। रिकैपिटलाइजेशन प्लान फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जहाँ पे और ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज किया गया विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओके, जिससे वो और उनका कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। सो ये सारे क्या है, डिफरेंट रिफॉर्म्स लिए गए इन द बैंकिंग सेक्टर्स। तो चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है, अंडर लिबरलाइजेशन व्हाट वाज द प्राइमरी अप्रोच अडॉप्टेड रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल ट्रेड रेगुलेशंस। सो ऑप्शन है रिलैक्सिंग गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी रिलैक्सिंग रेगुलेशंस इम्पोज्ड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऑप्शन सी लिमिटिंग द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्टिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो इसमें हमने पढ़ा था जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको एबॉलिश किया गया, गवर्नमेंट के हैवी लाइसेंसेस, हैवी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती थी फॉर सेटिंग अप एनी इंडस्ट्रियल यूनिट, फॉर इनहांसिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो इन सबको रिमूव किया गया, ओके। साथ में जो ट्रेड अग्रीमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, इंपोर्ट लाइसेंसिंग है, उनको फेस डाउन किया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज कम की गई। Next, according to the recommendation of Narsimham Committee 2 of 1998, what minimum capital adequacy norm was suggested to be raised by the government? Options है 8%, 9%, 10%, 12%. So Narsimham Committee 2 ने जो CAR recommend किया था that was 9%, और जो फर्स्ट कमिटी थी उन्होंने कितना recommend किया था 8%, okay. Next, what is the objective of narrow banking concept recommended by Narsimham Committee 2 for weak banks? Options are to merge with the strong global banks. Option B, to limit their credit capacity to agriculture sector. Option C, to allow them to place their funds only in the short term and risk-free assets. Option D, to close their unprofitable branches. सो वीक बैंक्स के रिहेबिलिटेशन के लिए इन्होंने नैरो बैंकिंग कंसेप्ट सजेस्ट किया, जहां इन्होंने कहा जो वीक बैंक्स है उनको सिर्फ एक तो शॉर्ट टर्म लेंडिंग करनी चाहिए और जो भी इनका इन्वेस्टमेंट होता है दैट शुड बी शॉर्ट टर्म, जिससे एक लिक्विडिटी बनी रहे, और साथ में रिस्क फ्री एसेट जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ओके, उन सब में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि ये वापस से फाइनेंशियली वाइबल हो सके, प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग इनका हो सके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next, what step was taken regarding interest rate as a part of financial sector reforms? Option A, interest rates were fixed by the government. Option B, interest rates on deposits were determined by RBI for certain sectors. Option C, interest rates were deregulated and allowed to be determined by market forces. Option D, interest rates on loans were reduced to stimulate the Indian economy. सो पहले जो इंटरेस्ट रेट्स वर एडमिनिस्टर्ड बाय आरबीआई उनको डीरेगुलेट किया गया एंड दे वर नाउ बी डिसाइडेड as per the demand and supply in the market. So now they would be determined by the market forces and it would be at the discretion of the banks to decide the interest rates on the deposits and loans. So option C is the right answer. Next, what was one of the changes introduced to give banks greater autonomy and enhance regulatory oversight under financial norms? Options are setting up of board of financial supervision. Option B, allowing the opening of new branches without permission. Option C, nationalizing of all the private banks. Option D, allowing the international transactions. सो रेगुलेटरी ओवरसाइट को इंप्रूव करने के लिए और बैंक्स को साथ में ऑटोनॉमी देने के लिए कौन सा एक रिफॉर्म किया गया? राइट आंसर है सेटिंग अप ऑफ बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। सो बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन के अंदर एक तो रेगुलेटरी ओवरसाइट स्ट्रॉन्ग हुई, मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग हुआ, साथ में बैंक्स को ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई कि वो भाई ऑपरेशंस रिलेटेड अपने कंटिन्यू कर सकते हैं डिसीजंस लेना डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट फोर्सेस, मार्केट एनवायरनमेंट। Next, who among the following was the chairperson of the Committee on Financial Systems set up by the Government of India? Options है Dr. C. Rangarajan, Option B Dr. Vijay Kelkar, Option C M. Narasimham, Option D R. N. Malhotra. So right answer है Option C M. Narasimham. तो दोनों ही कमिटी, कमिटी ऑन द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एंड द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, दोनों ही
जो हेड की थी चेयर्ड बाय द एम नरसिम्हम, इसलिए इनको नरसिम्हम कमिटी 1 कमिटी 2 कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द ए इन द कैमल सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम स्टैंड फॉर? ऑप्शन है अमेलगमेशन, ऑप्शन बी असेट क्वालिटी, ऑप्शन सी अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन डी असेसमेंट। सो कैमल सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया जहां पे ए का क्या था फुल फॉर्म, असेट क्वालिटी, कि बैंक्स की भाई जो असेट क्वालिटी है वो कैसी है, लोन्स एडवांसेस दे रहे हैं वो कैसे हैं, वो एनपीए तो नहीं है, ठीक है, तो वो इसके अंदर में चेक करी जाती है बाय रेटिंग द बैंक्स। सी में उनकी कैपिटल एडिक्वेसी देखी जाती है, एम में उनकी मैनेजमेंट एफिशिएंसी, ई में अर्निंग्स, एल में लिक्विडिटी, ओके, एस में सुपरविजन। तो ये आपकी कैमल्स का फुल फॉर्म है। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको पसंद आया हो, यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और साथ में फॉर ऑल द जेआईबी रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।